वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मेरी लास्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को इतनी अच्छी लगी, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके बीच में लाती रहूंगी। इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे देते रहें और आपका जो भी आपका क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड, आपके केस से रिलेटेड, मुझे कमेंट करें। मैं हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। आपका सोल्यूशन आपको कमेंट में जरूर मिलेगा। तो आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे आप डिवोर्स ले सकते हैं, डिवोर्स की डिग्री ले सकते हैं। आप सभी के माइंड में कुछ टाइम से ये चल रहा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना इतना आसान है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ और आप डिवोर्स ले लो। तो थोड़ा रुकिए, इसका भी एक प्रोसीजर है, इसका भी एक अलग से तरीका है। ऐसे नहीं कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे, पिटीशन लगाएंगे और आपको वहां आपकी पिटीशन को वहां लिस्टेड कर दिया जाएगा। नहीं, हर चीज का लॉ में एक प्रोविजन दिया गया है, एक प्रोसीडिंग दी गई है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो ये एक बार माइंड में से साइड कर दीजिए कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे और वहां से आपको डिवोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा जो कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें एक प्रोसीजर दिया गया है। सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं डिवोर्स के। अगर आप उन ग्राउंड्स में फॉल करते हैं तभी आप डिवोर्स की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। लाइक आपका जो पार्टनर है वो फिजिकली कैपेबल नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, या फिर आपका जो पार्टनर है वो इनकैपेबल है आपको और आपके बच्चों को मेंटेन करने के लिए, या फिर आपकी जो फीमेल पार्टनर है सेम एज कि वो भी कैपेबल नहीं है, या फिर वो काफी टाइम से आपके साथ नहीं रह रहे हैं, बिना किसी रीजन के वो आपके पास आने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत से रीजंस हैं आपके पास, बहुत से ग्राउंड्स उसमें दिए गए हैं। तो आप इन ग्राउंड्स में अगर फॉल करते हैं, इन ग्राउंड्स को लेके अगर आप जाते हैं, पिटीशन लेके जाते हैं लोअर कोर्ट में, तो वहां पे फिर आपका केस फाइल होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो ग्राउंड्स है क्या सच में बिल्कुल एंटरटेन होते हैं। इवन ये जो ग्राउंड्स है टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन भी हो रही है इन ग्राउंड्स की। क्योंकि आजकल जो है अगर जो बहू है वो लड़के के पेरेंट्स को अगर साथ नहीं रखना चाहती, तो इवन ये भी ग्राउंड माना गया है। जो लड़का है वो लड़की को दबा रहा है कि अपनी फैमिली से ना मिले, बात ना करे, ये भी ग्राउंड माना गया। बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ निकल के आ रही हैं और उन चीजों को, ग्राउंड को अगर आप प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिवोर्स मिलता भी है। और फिर लोअर कोर्ट में कहीं ना कहीं जब आपको जस्टिस नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये एक प्रोसीजर है इस तरह से मूव करने का। लेकिन अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्टिकल 142 का यूज करके डिवोर्स दे रही है, तो अब उसका क्या प्रोसीजर है? आपके माइंड में आता होगा कि 142 है क्या आर्टिकल, वो कहाँ से ये प्रोविजन या पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करे। अब आर्टिकल 142 कहता क्या है, पहले ये समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 ये कह रहा है कि जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को लगेगा जस्टिस के लिए, मतलब कि किसी को भी इस लेवल पे आके अगर जस्टिस मिलना चाहिए, तो वहां पे वो उस जस्टिस को डिलीवर करने के लिए कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी डिक्री पास कर सकता है उस सर्कमस्टांशियल उसमें कंडीशंस में। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आती है कि वो ऐसी कंडीशन में अगर कोई स्पाउस है कि अब रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, या फिर इमोशनल लेस इमोशनल एंडिंग कोई अगर रिश्ता है वो खत्म है और फिर उसको चलाने का अब कोई फायदा नहीं है, अगर वहां पर बच्चे भी सफर कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है वहां पर, अगर ऑनरेबल जजेस को ये लगता है कि अब इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए, तो जस्टिस के लिए वहां पर फिर डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी जाती है। तो ये था कि कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए वो अपनी पावर को यूज करते हैं। लेकिन अब वहां पे भी अप्रोच करने के लिए आपको आना तो लोअर कोर्ट से ही होगा। आपकी जब जो प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट से स्टार्ट हो चुकी है, काफी साल से पेंडिंग है, आप सफर कर रहे हैं दोनों पार्टी, किसी भी पॉइंट पे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप आर्टिकल 142 का पावर का यूज करते हुए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं और अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हैं कि इतने टाइम से हमारी जो लिटिगेशन है पेंडिंग है, मेरे जो भी पॉइंट्स हैं, मेरा जो पार्टनर है वो कैपेबल नहीं है, या फिर मैं जो हूँ मुझे एंटरटेन नहीं करते हैं, मुझे मेंटेन नहीं करते हैं, मेरे बच्चों को मेंटेन नहीं कर रहे, या फिर जो आपका जो भी लड़का हो या लड़की हो, सेम ग्राउंड्स हैं सभी के लिए।
तो आपको वहां पे इन पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट फिर कंसीडर करेंगे। वहां पे ये भी देखा जाएगा कि अगर बच्चे हैं तो उसकी कस्टडी कौन लेगा, कौन कैपेबल है, किसका फाइनेंशियल पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैकग्राउंड देखी जाती है, उनकी एजुकेशन देखी जाती है। हर चीज को इतनी बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं है, किसी रिश्ते को खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो वहां पे भी एक अप्रोच ये लगाई जाती है कि हो सकता है कि रिश्ता अगर फिर से बन रहा है तो उसको फिर से बनाने की अप्रोच सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और अगर वहां पे भी फिर लगता है कि नहीं, बात नहीं बन सकती, रिलेशन अब आगे चल ही नहीं सकता, तो फिर वहां पे डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी जाती है। अब मैं जो सजेशन देना चाहूंगी, क्योंकि ये तो था कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे अप्रोच करेंगे, तो अब शायद आपके माइंड से ये निकल गया होगा कि सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। उससे पहले भी आपको लोअर कोर्ट से ही होके जाना पड़ेगा, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप सीधा चले गए तो आपका डिसमिस हो जाएगी, आपकी पिटीशन डिसमिस एज डिफॉल्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अगर 13 हिंदू मैरिज एक्ट के 13 में अगर आप पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है, अब आपने ग्राउंड्स प्रूव कर रहे, सामने वाली पार्टी आंसर ही नहीं दे रही है, या फिर सम्मन जा रहे हैं उन पे, रिसीविंग नहीं ले रही है, तो यहाँ पे एक्स पार्टी आपका डिसीजन आ जाता है। ये तो था एक बहुत इजी सा तरीका। अब काफी केसेस में क्या होता है, जैसे लास्ट मंथ की बात है, हमारा जो क्लाइंट था उनका जो केस था वो एक्स पार्टी ही हो रहा था, हमारी नॉलेज में बिल्कुल क्लियर था, आर्ग्यूमेंट पे केस था, एक्स पार्टी डिसीजन दिख रहा था, क्योंकि लड़की आ ही नहीं रही थी, ना कभी आई, ना उसने समन रिसीव किए, कुछ भी नहीं। उनका बाद में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे जो डेट थी उसके 2-3 डेट पहले उनका सेटलमेंट हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि 13B में जाके हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं। अब हमें पता है कि जहां पर एक्स पार्टी डिसीजन हो रहा है वहां पैसे देने की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन हमारा क्लाइंट इतना बेवकूफ था, बिना हमसे डिस्कस किए वो डिस्कस करता है, कुछ जो भी अमाउंट उनका फिक्स हुआ उसमें वो देने के लिए भी एग्री हो गया, लेकिन वहां पे उनका प्लान, जो लड़की वालों का प्लान था, वो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने उसको बोला कि पहले 13 का केस जो है वो विड्रॉ करो, सेक्शन 13 का। अब यहाँ पे उसने, क्लाइंट ने क्या किया, उसकी बेवकूफ़ी क्या थी कि बिना हमसे डिस्कस किए वो कोर्ट में विड्रॉ करने चले गए। अब मुझे सबसे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि जब वो विड्रॉ करने के लिए उसने विड्रॉवल एप्लीकेशन लगाई, तो वहाँ पे काउंसिल अंगेज की कोई एप्लीकेशन नहीं लगी थी, और हमारी परमिशन के बिना ही वो विड्रॉ कर रहा था। तो कोर्ट की तरफ से हमें कॉल आया, इंटीमेशन दिया गया, हमें बुलाया गया, हमसे पूछा गया, तब हमें पता चला कि जो क्लाइंट है वो अपोजिट काउंसिल की बातों में आकर उस चीज को विड्रॉ कर रहा है, उस केस को। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपका 13 में केस पेंडिंग है किसी भी स्टेज में, और आपका सेटलमेंट हो गया है वन टाइम पेमेंट में, तो फिर आपको 13B का केस पहले फाइल करना पड़ेगा, बाद में आपको 13 का विड्रॉवल लेना पड़ेगा, या फिर जो भी आपके पेंडिंग केस है सेक्शन 9 में, DV में, या फिर जहां पे भी मेंटेनेंस में अगर आपके केस हैं, बाद में उसको आप विड्रॉ करें। क्योंकि अगर आप पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं तो लड़की के पास सेम राइट्स आ जाएंगे, वो फिर से घर पे आकर सेम राइट्स यूज करेगी, आप उसको रिफ्यूज भी नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको फिर फोर्सफुली घर से निकालोगे तो सेम वही जो DV एक्ट के एलिगेशन थे वो प्रूव हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके अगेंस्ट जाएंगे, और आपके जो भी पेंडिंग केसेस हैं उस पे कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट डलेगा। तो मेरा सजेशन यही है, अपने काउंसिल की सजेशन के बिना कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जो आपको ही आपके केस को खराब करवा दे, क्योंकि आपका काउंसिल हमेशा आपके साथ होता है, आपके अपोजिट नहीं होता। तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि एक एडवोकेट भी मूव कर जाता है दूसरी साइड, ऐसा नहीं होता। एक एडवोकेट के लिए उसका क्लाइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो उसको जस्टिस दिलवाने के लिए किसी भी हायर लेवल पे अपना एफर्ट्स और अपनी जो नॉलेज है उसको यूज करता ही है। तो ये मेरा सजेशन था। और अब शायद मेरी इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मूव करना इतना आसान नहीं है। और एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दो केस में डिसाइड की थी वो ये था कि जब 13B में म्यूचुअल कंसेंट में हम कोई भी केस फाइल करते हैं, तो वहां पे जो 1 ईयर का सेपरेशन पीरियड है, उसके बाद फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन में 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर रिश्ता बिल्कुल ब्रेक डाउन लग रहा है, बिल्कुल इस कंडीशन पे है
कि इरिवर्सिबल है, इरिट्रेबल है, खत्म होने वाला है, लग ही नहीं रहा है कि अब दोनों पार्टी साथ रह सकती हैं। और इस टाइम 6 मंथ उनका जो है प्रॉपर खराब होने वाले हैं, आप फोर्सफुली उनको साथ रहने के लिए नहीं बोल सकते। तो आप वो वाली अथॉरिटी को यूज करके, अगर आप सेकंड मोशन पे आपका केस चला गया, डेट पे लग गया, तो आप 10 दिन में या फिर 11 दिन में कोर्ट की परमिशन से फाइल पे वो केस अथॉरिटी रख सकते हैं। और उस अथॉरिटी को अप्रोच करते हुए वो जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है वो आप कम करवा सकते हैं। और जो सेकंड मोशन की जो डेट है वो कम करवा के पहले ही आप डिक्री ले सकते हैं डिवोर्स की। अगर आपको उन दोनों जो अथॉरिटी मैं बता रही हूँ जिसमें 6 मंथ का टाइम पीरियड कम किया गया, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी वो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की। एक तो रिसेंटली 2017 की है और एक 2019 की है। उसमें क्लियर ये बोला गया है कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि 6 मंथ का टाइम पीरियड देना जरूरी है। अगर रिश्ता लग रहा है नहीं चल रहा तो उसको कम भी किया जा सकता है। तो मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी अपकमिंग वीडियो होगी वो आपको फटाफट से मिले और आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो बनाऊं। आपकी डिमांडिंग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी और इसी तरह से जो इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियोस हैं आपके लिए आती रहेंगी। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।